मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, आजकल पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा है, या यूँ कहिए कि हर गली नुक्कड़ पे, शहरों में, ट्रेनों में, बसों में एक चर्चा हो रही है लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा का 2024 का चुनाव चल रहा है, जो कि 4 जून को पूरा हो जाएगा। मित्रों, इस चुनाव में जो चर्चा हो रही है वो किस बात की हो रही है, आप इस बात को नोट करें। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो चर्चा इस बात की हो रही है कि भाई कौन सा पार्टी का कौन सा कैंडिडेट लड़ रहा है, उसका क्या नाम है, अपोजिशन पार्टी का कौन सा है, उसका क्या नाम है भाई, और वो जीतेगा या दूसरा वाला जीतेगा, किसके इसमें कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये चर्चा हो रही है। तो इसी बीच में, क्योंकि मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो मौका और दस्तूर कौन सा वाला है? मौका और दस्तूर ये है कि हमको इस मौके पे लोकसभा के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं हो, लेकिन मेरा प्रोग्राम है ले मैन टू लॉ मैन, मतलब उस के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ जिनको जानकारी नहीं है। और मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि अच्छे समझदार लोगों को ये तो पता है कि लोकसभा का इलेक्शन है, लेकिन लोकसभा की क्या पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या उसके तरीके हैं, कौन लोग इंटाइटल हैं चुनाव लड़ने के लिए, किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, इसके बारे में जानकारियाँ कम हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि सब लोगों को इस इलेक्शन के साथ साथ ये भी जानकारी हो कि लोकसभा कैसे फॉर्म की जाती है और उसमें से गवर्नमेंट कैसे बनती है। तो आज का मेरा वीडियो ये है। तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए पहले हम समझ लेते हैं पार्लियामेंट। देखिए, लोकसभा से जो जीत के जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद मतलब संसद। तो है क्या पार्लियामेंट? मित्रों, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक तो लोअर हाउस और एक अपर हाउस। जो लोअर हाउस है उसको हम लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो पार्लियामेंट के 2 हाउस हो गए, और फिर तीसरा क्या? लेकिन इन सबसे इम्पॉर्टेंट एक तीसरा भी अंग है उसका, वो कौन है? वो है राष्ट्रपति। तो पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जो पार्लियामेंट की व्यवस्था की गई है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में की गई है। 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 80 में राज्यसभा जो कि अपर हाउस है उसके बारे में व्यवस्था की गई है, और 81 में आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये बताया गया है कि लोकसभा के बारे में डिटेल कैसी व्यवस्था होगी। अब आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति की क्या व्यवस्था होगी ये किया गया। तो मैंने आपको बताया कि एक पार्लियामेंट में 2 तो हाउस हो गए, लेकिन तीसरा भी एक इम्पॉर्टेंट अंग है, वो है राष्ट्रपति। ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बिल चाहे लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो, दोनों से पास हो जाए, कानून की शक्ल तभी लेगा जब तक कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो लेजिस्लेचर, विधायिका जो है वो बिल्कुल अधूरी है। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो गई कि एक पार्लियामेंट के 3 पार्ट हो गए, 2 तो हाउस हो गए और 1 राष्ट्रपति हो गया। अब आज क्योंकि टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है, तो आज का मेरा वीडियो केवल लोकसभा पर केंद्रित है। तो मित्रों, लोकसभा पहली बार हमारे देश में चुनाव कब हुए? आज़ादी के बाद 1952 में। चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 को पहली बार इसका गठन हुआ लोकसभा का, और पहली बैठक हुई इसकी 13 मई 1952, 13 मई 1952। अब क्या हुआ? इसके बाद 1954 में इसका नाम जनता का सदन, हाउस ऑफ द पीपल कर दिया गया। हाउस ऑफ द पीपल इसका नाम हो गया, और जनता का सदन लोकसभा ये हो गई। अब इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो बता देता हूँ। ये लोअर हाउस कहलाता है, निचला सदन ये अस्थायी सदन है, स्थायी सदन नहीं है। अस्थायी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल होता है। लेकिन ये फिक्स नहीं होता है 5 साल, ये गवर्नमेंट बीच में भी गिर सकती है, तो बीच में भी लोकसभा भंग हो सकती है, उसका कार्यकाल कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कार्यकाल 5 साल का होगा। इसके सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल का होगा, ये बता दिया। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसके जो सदस्य होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका चुनाव सीधे जनता अपने
द्वारा करती है, जैसा कि आजकल चुनाव चल रहा है। आपका वोट सीधे जाता है और वो चुन करके जो आता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। इसके द्वारा आर्टिकल 93 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में ये भी व्यवस्था की गई है कि जो चुने हुए लोकसभा के सदस्य वहाँ पहुँचेंगे लोकसभा में, वो अपने दो, एक तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे, जिसको अध्यक्ष को स्पीकर और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों का भी चयन बहुमत के आधार पर लोकसभा के चुने हुए जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब सबसे अहम बात जानकारी आपको बताएं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में व्यवस्था की गई है। 81 क्या कहता है? 81 के हिसाब से अधिकतम, मतलब मैक्सिमम कितने मेंबर पार्लियामेंट हो सकते हैं, एमपी कितने हो सकते हैं? 550, 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। और इसमें से 530 सदस्य राज्यों से होंगे। राज्य मतलब जो फुल राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इस तरह से जो राज्य हैं उनमें से 530 सदस्य होंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से 20 हो सकते हैं। कुल मिलाकर के 550 सदस्य अधिकतम संख्या है। लेकिन वर्तमान में क्या पोजीशन है? एट प्रेजेंट लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543, 543 है। अब 43 में क्या है? कुछ दिनों पहले जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब और अब में थोड़ा सा अंतर आ गया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख भी बन गया है। तो 5 संख्याएं, तो 5 मेंबर पार्लियामेंट तो जम्मू कश्मीर से आते हैं और एक लद्दाख से आता है। तो कुल मिलाकर के 6 सदस्य जो राज्यों से आते थे वो कम हो गए। तो आज की वर्तमान स्थिति में क्या हो गई? लोकसभा के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है? 543। और इसमें राज्यों से आते हैं 524 और केंद्र शासित राज्यों से, मतलब यूनियन टेरिटरीज से आते हैं 19। तो टोटल कितने हो गए? 543 सदस्य की इनकी संख्या है। कौन कहाँ से आता है ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जिसको मैंने कहा कि इस समय से रिलेवेंसी क्या है, मैं आपको ये चार्ट दे रहा हूँ, एक मैप डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं बोल करके भी बता देता हूँ कि किस राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। आंध्र प्रदेश से 25, अरुणाचल प्रदेश से 2, आसाम से 14, बिहार से 40, छत्तीसगढ़ से 11, गोवा से 2, गुजरात से 26, हरियाणा से 10, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 14, कर्नाटक 28, केरल 20, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5 और वेस्ट बंगाल 42। इस तरह से 28 राज्यों से 524 सीटें ये आ गई। इसी प्रकार से यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी कितनी सीटें हैं ये भी मैं बता देता हूँ। अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादर नगर हवेली 2, दिल्ली 7, जम्मू एंड कश्मीर 5, लद्दाख 1, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1। इस तरह से टोटल 19 सीटें हो गई और 19 तो यूटी की हो गई और राज्यों की हो गई 524। इस तरह से टोटल हो गई 543 सीटें। ये भी बात। अब आता है कि लोकसभा का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन इसके लिए लड़ने के लिए इंटाइटल है। देखिए उसके लिए 3 ही शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 2 उसकी एज 25 ईयर्स मतलब 25 साल पूरी होनी चाहिए, और नंबर 3 पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो मुख्य रूप से इसमें एज जो है वो 25 साल है और वो भारत का कोई भी विदेशी यहाँ का एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है।
फिर इसमें आते हैं भारत सरकार का गठन। मित्रों, लोकसभा में बहुमत वाले जो मेजॉरिटी जिस पार्टी की बनेगी, जिस दल की, उसका जो नेता चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा और मंत्रिपरिषद का गठन करेगा राष्ट्रपति के माध्यम से। बहुमत के लिए इसमें चाहिए 272, मतलब 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब 543 अगर हैं तो 272 सदस्य चाहिए बहुमत में लेने के लिए, सिंपल से बहुमत मिलेगा। मंत्रिपरिषद जो इसकी बनती है भारत सरकार की, वो किसके प्रति जवाबदेह होगी? वो लोकसभा के प्रति होगी। ये मैं लोकसभा के बारे में आज बता रहा हूँ कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही बहुमत दल का नेता जो है वो प्रधानमंत्री होता है। तो सरकार कहाँ से बनती है? लोकसभा से बनती है। तो लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए भी एक शर्त है, कम से कम 50 MPs के साइन उसमें होने चाहिए। 1989 से में VP सिंह हमारे प्रधानमंत्री हुए भारत के, वो 1990 तक रहे। उनकी जो सरकार थी अविश्वास प्रस्ताव के कारण से गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था, इस वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। मित्रों, लोकसभा के संबंध में इतनी डिटेल से जानकारी मैंने आपको दी। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। राज्यसभा के संबंध में अलग से इसी प्रकार की जानकारी के लिए मैं नया वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। नमस्कार।